हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जेई मेंस फरवरी की जो शिफ्ट वन थी फर्स्ट फरवरी की, उसका एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर अगर अपन आते हैं तो सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है। काफ़ी सारे सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन आए हैं इस बार। तो क्लास 11 से क्वेश्चन है। अब 3 ABC ये एपी के अंदर है। तो बेटा अगर ये एपी के अंदर है तो 3AB को देखो पहले। तो यहाँ से 2A बराबर आ जाएगा हमारे पास 3+B, एक रिलेशन आ गया यहाँ से। अब ये जीपी के अंदर है, एबीसी जीपी में होता है, तो मिडिल टर्म का स्क्वायर क्या हो जाता है अपने पास, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। अब यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से ए, जैसे यहाँ से आप ए निकाल लो तो बी को आप 2A-3 रख दो। तो बी को अपन 2A-3 रख देंगे, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ए की दो वैल्यू आएगी, एक 1 आ जाएगी और एक 7। अच्छा, 1 नहीं ले पाएंगे क्योंकि अगर 1 लेंगे तो A-1 जीरो हो जाएगा। जीपी का कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो A7 आ जाएगा, तो ये एपी बन जाएगी 3, 7, 11, 15 ऐसा। अब आप एरिथमेटिक मीन निकाल सकते हो, एबीसी का 11 आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, बस एक रिलेशन एपी से लिखना है, एक रिलेशन जीपी से लिखना है। सेकंड वाले पर आते हैं यहाँ पे। तो सेकंड वाले के अंदर सबसे पहले तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है। तो पहले सब्सटीट्यूशन लगाओ, 2x को t ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा dt/2, ऊपर 0 से π/2 लिमिट जाएगी, है ना। और एक x भी है ऊपर, x को यहाँ पे लिख देंगे वापस t/2, और नीचे आ जाएगा sin t की पावर 4 प्लस cos t की पावर 4। तो t हटाने के लिए सबसे पहले किंग लगाएंगे, तो ये 1/4 अपन बाद में कर लेंगे, मैं अभी सिर्फ इसका इंटीग्रेशन बता रहा हूँ आपको। तो आप इसको i मान सकते हो। अब जब आप यहाँ पे किंग लगाओगे तो ये बन जाएगा 0 से π/2, ऊपर आ जाएगा π/2 माइनस टी डी टी, और नीचे बन जाएगा साइन π/2 माइनस टी और cos π/2 माइनस टी, ऐसा। डिनोमिनेटर सेम है तो बेटा क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। तो दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 2i, है ना। और 0 से π/2, ऊपर π/2 रहेगा, वो बाहर आ जाएगा। यहाँ पे जैसे ये 1/4 है, ये आप चाहो तो यहाँ लिख दो ताकि आप भूलो नहीं। और ऊपर रहेगा dt और नीचे sin t की पावर 4 प्लस cos t की पावर 4। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं बेटा इसको करने के। मैं अभी सोच रहा हूँ कि cos t की पावर 4 से पूरे को डिवाइड कर देते हैं। तो ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो sec t की पावर 4 dt बनेगा, नीचे 1 प्लस tan t की पावर 4। अब इसको करने के लिए अपन क्या करेंगे, sec t की पावर 4 को अपन लिख देंगे sec स्क्वायर t इंटू sec स्क्वायर t, और उसको 1 प्लस tan स्क्वायर t में बदल देंगे। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि अब अपन tan t को x या y ले सकते हैं। तो अगर अपन tan t को y ले लें तो 0 से π/2 जो है, tan 0 से tan π/2 चला जाएगा, sec स्क्वायर टी डी टी डी वाई बन जाएगा अपने पास। ऊपर एक tan t पड़ा है और नीचे 1 प्लस वाई की पावर 4, है ना, और ऊपर ये 1 भी है। तो ये वाला ऐसा हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस स्पेशल तरीके होते हैं इसे करने के। तो इसमें क्या करते हैं बेटा, ऊपर नीचे वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा ऊपर, और नीचे बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1/y²। अब इसके अंदर अपन क्या करते हैं, y माइनस 1/y को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो नीचे भी y माइनस 1/y को u लेंगे तो नीचे u स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, ऊपर du बन जाएगा, है ना। लिमिट चेंज करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो लेंदी है और अच्छा सवाल माना जा सकता है इसको इस पेपर के अंदर, ठीक है। ओके, थर्ड पे आते हैं। ऐसे क्वेश्चन अपन ने डिटर्मिनेंट के लिए जो रिवीजन वीडियो किया था उसमें देखे थे। सिंपल सवाल है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ए सी स्क्वायर ए ट्रांसपोज का। तो जब पूरे पे अपन डिटर्मिनेंट लेते हैं तो अपन सबको अलग अलग निकाल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए का, सी का और ए ट्रांसपोज का तो ए ही होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, 3 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट सी निकालना है तो डिटर्मिनेंट सी भी अलग अलग आ जाएगा, ए बी ए ट्रांसपोज का ए ही होता है, तो आप लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका सी आ जाएगा, इसका भी फिर आप स्क्वायर कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, है ना। ये तो आई थिंक होना ही चाहिए था अपन से। फोर्थ पे आ जाते हैं। पीछे ही पड़ गए हैं ना कॉमन टर्म के, वीडियो भी बनाया था कॉमन टर्म्स का रिवीजन वाली सीरीज में। तो जो देख के गए उनको जरूर फायदा हुआ होगा। कॉमन टर्म्स में आपको क्या बताया था कि जो अपना कॉमन डिफरेंस होता है वो एलसीएम होता है दोनों का। ये 4 है, ये 3 है, तो 12 आ जाएगा। और कॉमन टर्म्स इसी कॉमन डिफरेंस की एक एपी बनाता है। पहला टर्म हमें निकालना पड़ेगा, 2, 5, 8, अगला 11 होगा। तो पहला कॉमन टर्म अपना 11 है, उस 11 के आगे ये इस तरह से एपी बनती जाएगी जिसका सम निकालना है। अब मैक्सिमम आप 403, 401 में 401 तक जा सकते हो, कॉमन टर्म ले रहे हो ना। तो आपका ये a प्लस एन माइनस 1 डी, ये 403 या बराबर या उससे छोटा हो सकता है।
तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो लास्ट टर्म 395 आ जाएगा, फिर आप इस एपी का सम निकाल सकते हो। ठीक है, तो रिपीट हो रहे हैं मतलब क्वेश्चन अब इस पॉइंट पे आके ऐसा लग रहा है ना, जैसे कई सारे के अंदर ये किंग और माइनस ए से ए वाली प्रॉपर्टी लग के सिंप्लीफाई हो जाता है, यहाँ भी वही है। माइनस ए से ए में क्या करते हैं बेटा अपन, फिर से तो डेफिनेट का और इंटीग्रेशन का अच्छा वेटेज रहा इस बार, तो होना भी चाहिए, अपन इतनी प्रैक्टिस करते हैं इंटीग्रेशन की तो उसका तो फायदा मिलना चाहिए, है ना। तो 0 से π/2 हो जाएगा, 0 से। अब इसके अंदर यहाँ पर आएगा एफ एक्स, तो ये हो गया अपना इस तरह से एफ एक्स हो गया, और फिर अपन प्लस के अंदर क्या कर देंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स करोगे तो कॉस एक्स को फर्क नहीं पड़ेगा, ई की पावर में साइन में माइनस एक्स यहाँ बाहर आ जाएगा, और साइन एक्स की पावर 4 के अंदर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ये देखोगे ना, जब ई की पावर माइनस साइन एक्स है, आप इसको 1/e की पावर साइन एक्स लेके दोनों को ऐड करोगे, तो ये वाला पार्ट तो दोनों में कॉमन है, बाकी जो पार्ट होगा 1 + e की पावर साइन एक्स और 1/1 + 1/e की पावर साइन एक्स, ये ऐड करने पर 1 बन जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास इंटीग्रल इतना ही बचेगा 0 से π/2। इसमें आप साइन एक्स को t ले लोगे तो ये dt हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 8√2 dt, और नीचे 1 + t की पावर 4, और साइन एक्स को लिया है तो ये चला जाएगा 0 से 1, है ना। तो अगर अपन इस पे आ जाए फिफ्थ वाले पे, तो कुछ ऐसा बन जाएगा ये वाला। अब इसको भी वैसे ही करते हैं जैसे अभी अपन ने देखा था ना पीछे, 1 + t² वाला, बस इसके अंदर क्या है, ऊपर t² नहीं है, तो कोई बात नहीं, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + t² और 1 - t² का सम। अब एक ही पेपर में सेम टाइप के दो इंटीग्रल मैंने तो कभी देखे नहीं बेटा आज तक, पर इन्होंने यहाँ पर लिया है, तो इसको हाफ टाइम्स दिस लिख सकते हैं, ताकि ऊपर ये जो 2 बन रहा है ये 2 से कैंसिल हो जाए। अब इधर भी ऊपर नीचे t² से डिवाइड करेंगे, यहाँ t - 1/t को x ले लेंगे, और इस इंटीग्रल के लिए ऊपर नीचे जब डिवाइड करेंगे तो t + 1/t को x ले लेंगे। आगे अब आप ट्राई कर सकते हैं, ये इनडेफिनेट में बहुत बार आपने ऐसे सवाल किए होंगे। सिक्स्थ पे आते हैं। सिक्स्थ भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, बहुत सारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सवाल आते हैं। तो यहाँ पर x के अंदर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विथ रेस्पेक्ट टू t, तो dt नीचे भेज दो और t + 1 से इधर डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, dx/dt माइनस का 2x/t + 1 बराबर t + 1 का स्क्वायर। तो बहुत सिंपल हो गया, अब आप यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हो, e की पावर -2/t + 1 करके, ln के अंदर t + 1 आएगा, -2 ऊपर भेज देंगे, तो ये ऐसा बन जाएगा। तो आंसर सिंपल आ जाएगा बिल्कुल, लेफ्ट साइड में x के साथ 1/t + 1 का स्क्वायर, राइट साइड में ये दोनों मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है t + c। अब c आप यहाँ से निकाल सकते हो, जब t की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 2 आ रही, फिर t की वैल्यू जब 1 है तो x क्या होगा ये आपसे पूछा है। नेक्स्ट पे आते हैं, इसके अंदर पी एंड सी का सवाल है, थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना। लोग अलग अलग होते हैं, 5 पीपल डिफरेंट है, आइडेंटिकल रूम है, तो कौन सा किस रूम में जाता है ये फर्क नहीं पड़ेगा, पर कौन सा किस ग्रुप में उससे फर्क पड़ेगा। तो 5 लोगों को 4 के ग्रुप में तोड़ना है, 0 अलाउड है, तो 5 0 0 0, 4 1 0 0, है ना, 3 2 0 0, और 3 1 1 0, और क्या ले सकते हैं, 2 2 1 0। तो यही आई थिंक केस बन रहा है, 5 इन्होंने क्या बनाए, अच्छा एक 2 1 1 1 रह गया मेरा, हाँ ये एक और तोड़ देते हैं, 2 1 1। तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है, डिवाइड ही करना है, क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट लिखा हुआ है। जब रूम सेम है ना तो ग्रुप कौन सा किस में जा रहा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, पर हाँ कौन जना किस ग्रुप में आ रहा है उससे फर्क पड़ेगा। तो इसको डिवाइड करेंगे अपन, तो ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ पर अब इसके केस में या तो एक ही तरीका है, 5c5 के बाद आगे कुछ ये तो पांचों का एक ही ग्रुप है ना, तो इसके अंदर तो आप अलग से कुछ करोगे ही नहीं। फिर 5 का अगर अपन को 4 और 1 में डिवाइड करना है, ये 0 0 तो ऐसे ही है, आप 0 0 अलग से मत निकालना, आपको तो क्या करना है 4 और 1 लेना। तो 5c4 है ना इंटू 1c1, उसको सॉल्व करने पे 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, या 3 2 0 0 है तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल आ जाए। 5 के साथ 3 1 1 है तो 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल दो बार है, क्योंकि साइज सेम है, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, तो 2 फैक्टोरियल एक नीचे और आएगा। इधर भी 2 और 2 की साइज सेम है, तो 2 फैक्टोरियल दो बार है, इनकी साइज सेम है तो एक 2 फैक्टोरियल और आएगा। और यहाँ 1 फैक्टोरियल जो आ रहा है, ये 1 फैक्टोरियल 3 बार आ रहा है बेटा, है ना, तो इसके लिए यहाँ एक 3 फैक्टोरियल आएगा, सबको ऐड कर देंगे। तो डिवीजन का क्वेश्चन था पी एंड सी का, है ना। एट्थ वाला ऐसे क्वेश्चन पी वाई क्यू में आ रखे हैं,
तो आपने अगर पी वाई क्यू लगाए हैं तो आपको पता होगा, इसको एफ एक्स निकालने के लिए अपन एक्स को 1/x से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 5 एफ ऑफ 1/x प्लस 4 एफ ऑफ एक्स बराबर में आ जाएगा 1/x² माइनस 4। तो अभी एक तरह से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गई। यहाँ से आपको एफ ऑफ 1/x एलिमिनेट करना है और बचेगा पीछे आपके पास एफ एक्स। फिर आपको देखना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहाँ है, एफ एक्स इंटू एक्स², ये कहाँ इंक्रीज कर रहा है कहाँ डिक्रीज कर रहा है। तो इन्होंने भी वही सब्सटीट्यूशन किया है और इक्वेशन अगर अपन सॉल्व करेंगे तो फाइनल अपने पास ऐसा कुछ आ रहा है। तो ये 9f(x) आ जाएगा, फिर x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फंक्शन बन जाएगा। अब आप डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं कहाँ डेरिवेटिव पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव। नाइन्थ कोनिक सेक्शन जैसा सवाल है, उसी का है, पर ट्रिग्नो वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा है इसके अंदर। तो इसमें क्या बोला है हाइपरबोला दे रखा है और एक एलिप्स दे रखी है और उनकी एसेंट्रिसिटी हमें दे रखी है ना। एसेंट्रिसिटी यहाँ पर क्या है, ई एच हाइपरबोला की, ई एलिप्स की। तो हाइपरबोला को अच्छे से लिख लेंगे, 5 नीचे भेजेंगे, साइन स्क्वायर नीचे भेजेंगे तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी एसेंट्रिसिटी आ जाएगी रूट में 1 प्लस 5 साइन स्क्वायर अपॉन 5। ये हाइपरबोला की, ये एलिप्स की एसेंट्रिसिटी की रूट 7 टाइम्स है। एलिप्स में क्या होगा, x² अपॉन 5 cos 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस y² बाय 5। अब ध्यान रहे बेटा, ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स नहीं है, वर्टिकल है। देख पा रहे हो आप, वर्टिकल है ये। 5 साइन स्क्वायर थीटा से 5 बड़ा होगा तो इसमें मिस्टेक मत कर देना। तो यहाँ पे 1 माइनस a² बाई b² आएगा। आप यहाँ से स्क्वायरिंग कर देंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 7 माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा। अब इधर से साइन स्क्वायर थीटा 3/4 आएगा, साइन थीटा प्लस माइनस रूट 3/2 हो जाएगा। वहां से हम थीटा पूछा, हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले पर अगर अपन आए यहाँ पे, तो ये बेस थ्योरम का अपना क्वेश्चन है। तो इसमें बोला है कि बैग दे रखा है, बैग कंटेन्स 8 ब्लैक एंड व्हाइट बॉल्स और 4 बॉल चूज करिए और ये गिवन है कि 2 व्हाइट 2 ब्लैक आ रही है। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ब्लैक बॉल और व्हाइट बॉल बराबर है। तो यहाँ केसेस हो सकते हैं, अब 2 ब्लैक 2 व्हाइट तो आ ही रही है, तो क्या केसेस हो सकते हैं, 2 व्हाइट 6 ब्लैक हो जाए, या फिर या फिर क्या हो सकता है अपने पास 3 व्हाइट 5 ब्लैक हो जाए, या 4 व्हाइट 4 ब्लैक हो जाए, है ना। या फिर इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए अपन को इक्वल वाले की, है ना, 5 व्हाइट 3 ब्लैक, या फिर लास्ट में 6 व्हाइट 2 ब्लैक। दो दो तो होनी चाहिए वरना दो आएगी कैसे। तो ये सारे केसेस हैं अपने पास इन टोटल। और वैसे टोटल केसेस और भी हो सकते हैं, जैसे 0 व्हाइट 8 ब्लैक, ऐसे से लेकर के 8 व्हाइट 0 ब्लैक, तो टोटल 9 केस है। तो हर केस के होने की प्रोबेबिलिटी 1/9 है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, बेस थ्योरम जिससे करते हैं। तो 2 व्हाइट 2 ब्लैक, गिवन दैट 2 व्हाइट 2 ब्लैक आ रही है, प्रोबेबिलिटी बताओ कि 4 व्हाइट 4 ब्लैक है बैग में। तो 2 व्हाइट 2 ब्लैक टोटल प्रोबेबिलिटी से लिखेंगे 1/9 हर केस की प्रोबेबिलिटी। यहाँ से 2 व्हाइट 2 ब्लैक कैसे निकालेंगे अपन, 2c2 6c2 अपॉन 8c4। फिर अगले वाले के अंदर 3c2 5c2 अपॉन 8c4। फिर अगले वाले के अंदर 4c2 4c2 अपॉन 8c4। फिर अगले वाले के अंदर 5c2 3c2 अपॉन 8c4। 1/9 को मैंने कॉमन ही ले लिया, है ना। और लास्ट में 6c2 2c2 अपॉन 8c4। अब न्यूमरेटर के अंदर क्या होगा, ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा क्योंकि हम ये चाहते हैं कि दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ व्हाइट और ब्लैक बॉल, और 1/9 आ जाएगा। तो 1/9 कट जाएगा बेटा, और 8c4 जो है ये सबके अंदर नीचे से कट जाएगा। तो जो फाइनल आंसर आएगा उसमें न्यूमरेटर में बचेगा 4c2 4c2 और डिनोमिनेटर में बचेगा 2c2 6c2 प्लस 3c2 5c2 प्लस 4c2 4c2 प्लस 5c2 3c2 प्लस 6c2 2c2। सॉल्व अब अपन इसे कर सकते हैं। तो बेस थ्योरम था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपना क्लास 11th का सर्कल से है और बोल रहा है दो सर्कल डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करने चाहिए। तो इसकी क्या कंडीशन होती है, इसमें यह तब होता है बेटा जब सेंटर के बीच का डिस्टेंस दोनों के रेडियस के सम से छोटा होता है और दोनों के रेडियस के एब्सोल्यूट डिफरेंस से मॉड से बड़ा होता है। तो पहले वाले का सेंटर रेडियस अपन को पता है, दूसरे वाले का सेंटर और रेडियस दोनों लैम्डा के टर्म्स में हमें पता है। तो यहाँ से हम इनइक्वालिटी बना लेंगे, पहले C1 C2 के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, ये डिस्टेंस आएगा। अब ये R1 प्लस R2 से बड़ा होगा और मॉड के अंदर R1 माइनस R2 से छोटा होगा। तो अपन को इन दोनों इनइक्वालिटीज का
कॉमन सॉल्यूशन लेना है। अच्छा, रूट के अंदर जो भी होता है वो पॉजिटिव होता है, तो पहले रूट के अंदर वाली चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना। अब क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव है तो आप स्क्वायरिंग कर सकते हो, चाहो तो मॉड खोलने के लिए आप अलग अलग केसेस भी ले सकते हो। तो यही इनइक्वालिटी इन्होंने भी यहाँ पे बनाई है इस तरह से। पहले वाले केस के अंदर इन्होंने इसको सॉल्व किया है, तो 2 एक तरफ भेजा और दोनों तरफ क्या कर दी, स्क्वायरिंग कर दी, तो मॉड लैम्डा आया, वहां से लैम्डा आ गया। दूसरा वाला जो केस था इन्होंने, तो इसके अंदर भी इन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। अब दूसरे वाले केस के अंदर फिर से हाँ, ये तो डोमेन वाली चीज है जो बताई थी, ये भी कॉमन लेनी पड़ेगी आपको हर बार। दूसरे वाले केस में ये था ऐसा कुछ, तो इसको भी इन्होंने पहले स्क्वायरिंग करा, फिर इनइक्वालिटी बना के सॉल्व। तो इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा हो गया, ये सर्कल्स का थोड़ा कम हो गया। अच्छा, 12th वाला रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक है। रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक, अब ये कैसे करेंगे, √3 प्लस √2 को आप यहाँ की पावर x को आप पूरे को t ले लो, तो √3 माइनस √2 उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है, रेसिप्रोकल एक तरह से आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो 3 टाइम्स t प्लस 1/t ऐसा कुछ आ जाएगा 10/3 के बराबर। हाँ ठीक है। अच्छा, ये इन्होंने यहाँ 3 इधर लिखा है पर नीचे नहीं लगाया, पता नहीं 3 है या नहीं है। अगर मान लो 3 नहीं है तो t की वैल्यू एक 3 और एक 1/3 आ जाएगी। तो √3 प्लस √2 की पावर x या तो 3 हो जाएगी या 1/3 हो जाएगी। वहां से x की दो वैल्यू आ जाएगी लॉग लेने। तो क्वेश्चन सिंपल है। 13th के अंदर अब ये कंपोजिट फंक्शंस इस बार फंक्शंस का फेवरेट टॉपिक रहा है ना। कोई चौथा सवाल है या पांचवा सवाल है कंपोजिट फंक्शन का जो मैं देख रहा हूँ। गोफेक्स पूछ रहा है ऑन टू वन वन क्या है, तो पहले उसके लिए गोफेक्स निकालना पड़ेगा बेटा। तो जी के अंदर एफ एक्स रखते हैं अपन, बात समझ रहे हो आप मेरी, ठीक है। तो एफ एक्स का ग्राफ बना लो। एफ एक्स का ग्राफ कैसा है, एक्स नेगेटिव के लिए तो ई की पावर माइनस एक्स है, 1 है ना, इधर ओपन। अच्छा, 0 पे इधर इन्होंने क्लोज लगाया, तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे शायद क्लोज्ड होगा, पता नहीं इन्होंने लिखा या नहीं, भी ओपन मान लेता हूँ। और फिर उसके आगे एल एन एक्स है, एक्स पॉजिटिव के लिए, तो ये एल एन एक्स है, ये 1 पे 0 हो जाएगा। तो ये बोल रहा है जब जब इनपुट नेगेटिव है जी के अंदर तो ई की पावर एक्स कर दो, इनपुट पॉजिटिव है तो एज इट इज रहने दो। तो इनपुट नेगेटिव तो तभी होगा जब एफ एक्स नेगेटिव है इस वाले पोर्शन में, अदरवाइज ऑलवेज पॉजिटिव है। तो हम यहाँ क्या करेंगे बेटा, जब जी एक्स निकाल रहे हैं तो एक्स नेगेटिव के लिए तो ई की पावर माइनस एक्स ही रहेगा, जी एक्स बराबर एक्स वाली डेफिनेशन से एज इट इज एफ एक्स ही बाहर आ जाएगा। और एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए जब अपन बात कर रहे हैं तो वहां पर भी ये एल एन एक्स ही रहेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। लेकिन हाँ, बीच में जहाँ ये नेगेटिव है वहां पे ये e की पावर में ले जाते हैं, तो e की पावर ln x क्या हो जाएगा, x। तो ये इसके केस के अंदर क्या आ जाएगा, y बराबर x टाइप का ऐसा। तो ये 1 के लेवल पे पहुंच जाएगा वापस। तो ऑल रियल नंबर्स तो नहीं आ रहे बेटा, नेगेटिव वैल्यू आ ही नहीं रही है। और सेकेंडली हाँ, 1 1 भी नहीं है, मैनी 1 है, इतने सारे पॉइंट पे कट कर रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो सिंपल है, ग्राफ से इसका कंपोजिशन जल्दी आ जाता। वही ग्राफ इन्होंने भी यहाँ पे बनाया है। ओके, 14 ट्रिग्नो का है। हालांकि इनके तरीके से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इन्हें tan a tan b tan c दिया था। तो इसके बाद इन्होंने, इनको ये चेक करना था एंगल a प्लस बी, तो इन्होंने x को 1 रख दिया। अब x 1 पे ये बोल रहे हैं ये भी 1/√3, ये भी 1/√3, ये भी 1/√3, तो 30 30 30 सबका सब 90 है। a प्लस बी प्लस सी 90 और a प्लस बी हो जाएगा 60, जो कि π/2 माइनस 30। पर मैं कह रहा हूँ अगर आपको ऐसे क्वेश्चन करने हो जैसे a प्लस बी निकालना है ना, जैसे आंसर मान लो π/2 माइनस सी आपको चेक करना है, तो आप tan ले सकते हो इसका, tan ऑफ a प्लस बी। tan ऑफ a प्लस बी क्या होगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। फिर आप देख सकते हो कि जैसे वो tan c के ही बराबर आ गया तो a प्लस बी सी हो सकता है, या वो tan c का रेसिप्रोकल है cot c। cot c क्या होता है, tan π/2 माइनस सी। तो अगर tan a प्लस बी tan π/2 माइनस सी के बराबर है तो a प्लस बी π/2 माइनस सी हो सकता है। हालांकि इनका मेथड और डेटा थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है, बट हाँ, ट्रिग्नो का एक क्वेश्चन अपन अपने पास आया था। नेक्स्ट पे आते हैं अपन 15th वाला। तो इसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी है, सिंपल सा लिमिट्स का क्वेश्चन है। तो दो केसेस लेके चल लेते हैं। मैं यहाँ पे h रख देता हूँ, एक बार h ले लेता हूँ 0 प्लस और एक बार h को ले लेता हूँ 0 माइनस। तो 0 प्लस पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h जो है वो h ही होता है, तो 1 माइनस एच स्क्वायर आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस एच आ जाएगा, नीचे h माइनस एच क्यूब है, फैक्टराइज कर सकते हो आप, तो ये बन जाएगा h इंटू 1 माइनस एच स्क्वायर। अब फाइनाइट लिमिट है, जैसे साइन 0 पे साइन इनवर्स 1 π/2 है, ये 1 है, कॉस इनवर्स 1 और h ये 0 होते हैं, ये 0/0 है। तो आप इसके केस के अंदर LH लगा सकते हो, अगर ये भी फाइनाइट आया तो अलग करके सॉल्व करने में दिक्कत नहीं, तो इधर अपन LH लगा लेंगे।
एल एच लगाएंगे तो ये हो जाएगा -1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एच के स्क्वायर का स्क्वायर, चेन रूल से ऊपर आ जाएगा एक 2h माइनस का 2h, और नीचे h का डिफरेंशिएशन 1 है। अब आप इसको रूट को सॉल्व करके h कॉमन लोगे तो h कट जाएगा और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ जाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट में h नेगेटिव होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट x 0 माइनस के लिए 1 प्लस h हो जाता है, तो ये cos इनवर्स के अंदर बन जाएगा 1 माइनस 1 प्लस h का होल स्क्वायर ऐसा, और साइन इनवर्स के अंदर 1 में से अगर मैं 1 प्लस h हटाऊंगा तो माइनस h आएगा, नीचे भी 1 प्लस एच माइनस 1 प्लस एच का होल क्यूब आएगा, 1 प्लस एच माइनस 1 प्लस एच का होल क्यूब कॉमन ले लूंगा मैं। अब इधर खोलूंगा बेटा ये ब्रैकेट तो 1 कट जाएगा, एच कॉमन आके यहाँ स्टैंडर्ड लिमिट को 1 बना देगा, और इधर कॉस इनवर्स 0 हमें पता है π/2 और इधर 1। तो बहुत सिंपल है यार, ट्राई कर सकते हो, है ना, कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, बस LHL RHL निकालनी आनी चाहिए। 21 और 22 जो इंटीजर इसमें है ये जरूर थोड़े से लेंदी है। 21 रिलेशंस का क्वेश्चन है। एन आर वन माइनस आर टू का मतलब है कि आर वन सेट में से आर टू सेट वाले अपन यहाँ पर रिमूव कर दें एलिमेंट तो कितने एलिमेंट बचेंगे। तो आर वन का कलेक्शन ये है कि जो बी है वो ए जो है वो बी को डिवाइड करे, यानी ए वन है तो बी वन हो सकता है, वन तो सभी को डिवाइड करता है ना, तो 1 से 20। ए मान लो अगर 2 है तो 2 2 2 4 2 6 2 8 से लेके 2 20, फिर जैसे 3 है तो 3 3 3 6 3 9 से लेकर के 3 18 तक, इस तरह से 4 4 4 8 4 के सारे मल्टी ए डिवाइड कर रहा है बी को। तो आप इस तरह से काउंट करोगे अगर पूरा 20 तक लेके, जैसे 20 तक जाओगे तो 20 के लिए तो 20 आएगा, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो ऐसे 66 एलिमेंट आएंगे आर वन में। अब आर वन माइनस आर टू का क्या मतलब हो गया, बेसिकली आर वन माइनस आर टू अगर अपन कर रहे हैं तो आर वन माइनस आर टू का मतलब है आर वन में से आर टू के कॉमन एलिमेंट हटा दो, तो आर टू उल्टा है, आर टू में ए जो है वो बी का मल्टीपल है, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, इसके उल्टे हो जाएंगे, 1 1 2 1 3 1। तो कॉमन कौन से आएंगे, कॉमन सिर्फ वो आएंगे बेटा इस टाइप के 1 1 2 2 जिसमें ए और बी सेम है, तो एक में 1 2 है एक में 2 1 है, तो वो तो कॉमन नहीं आ रहा, तो आर टू पूरा मत निकालो, बस जो कॉमन आ रहा है ना आर वन आर टू में वो इस 66 में से हटा दो। तो कॉमन कौन कौन से आएंगे, 1 1 2 2 3 3 20 20, इसको हटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 46। तो सेट का क्वेश्चन एक तरह से, रिलेशन तो ठीक है बट हाँ सेट का ही क्वेश्चन है। अच्छा इसके अंदर आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, बेगर मेथड या फिक्टिशियस पार्टीशन, तो यहाँ भी केसेस बनाएंगे, लेंदी होगा, तो z की वैल्यू लेके केसेस बनाना शुरू करो, जैसे z को पहले 0 ले लो तो x प्लस 2y आ जाएगा 42। अब यहाँ से क्या केसेस हो सकते हैं, y 0 हो सकता है और मैक्सिमम 21 हो सकता है, x अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, तो इसके लिए 21 केसेस आ रहे हैं, है ना और सॉरी 0 से 21 तो 22 केसेस आ रहे हैं। फिर आप z को 1 ले लो तो x प्लस 2y आ जाएगा 39, है ना, आप y को रखो x अपने आप एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि x का कोई कोफिशिएंट नहीं, 2y में दिक्कत हो सकती है, तो यहाँ पे भी y 0 से शुरू होगा तब x 39 होगा और y मैक्सिमम 19 तक जा सकता है, 19 2 30, तो इसके अपने पास 20 केसेस आ जाएंगे, इन्होंने 19 पता नहीं क्यों लिखा है। फिर आप z को 2 ले लो 6 तो x प्लस 2y 36 हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो y 0 से y 18 तक जा सकता है, तो इसके 19 केसेस, तो ऐसे केसेस काउंट करने हैं तब तक जब तक z 14 नहीं पहुंच जाता, तब ये सब 0 हो जाए और सबको ऐड कर दें। तो लेंदी है बट डिफिकल्ट नहीं है ना। कुछ क्वेश्चंस और हैं यहाँ पर, एक बार वो भी देख लेते हैं जो शायद इसमें कवर नहीं हुए हो दूसरे पीडीएफ में, तो एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं क्या क्या अपने पास बचा है। तो पहला अगर अपन यहाँ देखें तो 5 पीपल 4 रूम वाला हो गया, है ना, सीक्वेंस सीरीज के दो दो सवाल आ रहे हैं वो भी यहाँ पर है, डेफिनेट इंटीग्रेशन के भी यहाँ पर अपन को 2 सवाल देखने को मिले थे, ये जैसे एक डिफरेंशियल का क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इसके अंदर अगर आप यहाँ देखोगे तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, x प्लस वाई को t ले सकते हो, तो x प्लस वाई को अगर अपन t लेंगे तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये बन जाएगा डी टी बाई डी एक्स, इस 1 को अपन इधर भेज देंगे तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स बन गया डी टी बाई डी एक्स, फिर बन जाएगा इधर 2x टी क्यूब माइनस एक्स टी। तो ये बर्नौली का सवाल है, रिड्यूसेबल टू लीनियर बोलते हैं जिसको अपन, एक्स टी इधर भेज देंगे और राइट साइड 2x टी क्यूब बचेगा। अब टी क्यूब से डिवाइड कर दो, यहाँ टी क्यूब है ना, तो 1 बाई टी क्यूब डी टी बाई डी एक्स, प्लस के अंदर अपने पास आ जाएगा यहाँ पे x बाई टी स्क्वायर बराबर 2x। अब ये लीनियर बन जाएगी अगर आप 1 बाई टी स्क्वायर को y लोगे, तो 1 बाई टी स्क्वायर को y ले लेंगे आप, और ये पूरा -2 बाई टी क्यूब डी टी बाई डी एक्स
dy बाई डी एक्स बन जाएगा। आगे अब आप रिड्यूसिबल टू लीनियर तक मैंने कर दिया, आगे आप ट्राई कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट ये एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, हैव मेनी सॉल्यूशंस, मेनी मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो अल्फा बीटा निकालना है। तो ये भी सिंपल है, पहले डेल्टा निकालते हैं ऐसा, है ना, और डेल्टा जीरो करेंगे तो एक इक्वेशन वहां से आ जाएगी, और एक चाहो तो जैसे डेल्टा थ्री को जीरो कर दो, तो डेल्टा थ्री में थर्ड कॉलम हटा के कांस्टेंट डाल देंगे, तो एक बार अल्फा यहाँ से आ जाएगा, बीटा यहाँ से आ जाएगा, इसमें पुट कर देंगे, है ना, तो ये हो जाएगा। फिर ये बेस थ्योरम का अच्छा सवाल आया था, प्रैक्टिस करके जाते तो ये हो जाता। फिर कोनिक के अंदर ट्रिग्नो थी, ये रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। डिटर्मिनेंट का भी एक सवाल कंसिस्टेंट आ रहा है, वेक्टर के बिना और थ्री डी के बिना तो कुछ पूरा ही नहीं होता बेटा, ना। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट होना चाहिए सबसे पहले तो, है ना। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो भले ही उन्होंने सिलेबस में नहीं लिखा था पर हमें पता था कि ये सब जरूर आएंगे, तो ये ऐसा बन जाएगा, पहले अंदर वाले ट्रिपल प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं, फिर बाहर वाले की बारी आएगी। तो ए वेक्टर बाहर आ जाएगा, है ना, माइनस में भी इधर ही रहने देता हूँ। फिर जे डॉट बी होगा यहाँ पे, जे डॉट बी करोगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, फिर माइनस में बी बाहर आ जाएगा, फिर जे डॉट ए होगा उसमें -5 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 5b प्लस 2a नेगेटिव का। कैलकुलेशन आप एक बार वापस कर लेना, और अब इसके साथ वापस बाहर क्रॉस जे है, तो फिर से अपन उल्टा कर देते हैं, तो साइन इस बार माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर से अपन क्या करेंगे, ट्रिपल प्रोडक्ट कर देंगे, पहले जे बाहर आएगा, फिर जे का डॉट करेंगे 2a प्लस 5b के साथ, फिर इसके बाद 2a प्लस 5b बाहर आ जाएगा, और जे डॉट जे कर देंगे जो 1 हो जाएगा। इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, वो सी वेक्टर है, फिर वैल्यू आ जाएगी, तो डिफिकल्ट नहीं है, बस ट्रिपल प्रोडक्ट आना चाहिए। अच्छा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लाइंस पैरेलल तो है नहीं, स्क्यू है, तो स्क्यू का फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने, वीडियो भी बनाया था इस पे, चैनल पे नहीं देखा है तो जरूर जाके देखें, a1 माइनस a2 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड b1 क्रॉस b2, और होल मॉड आता है, ये भूलना मत। मैंने कहा था अगर मॉड लगाना भूल जाओगे तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि फिर आपका एक लैम्डा आएगा जबकि 2 लैम्डा आने चाहिए, इस बार डिस्टेंस दिया है, तो मॉड हटाओगे तो आप इस फॉर्मूला को एक बार 1 एक बार -1 के बराबर करोगे। ए वन ए टू क्या है, ए वन है लैम्डा कॉमा 2 कॉमा 1 पहली वाली लाइन के लिए, बी वन वेक्टर क्या है अपना, बी वन वेक्टर है -2 i कैप जे कैप के कैप, ए टू वेक्टर क्या है √3 कॉमा 1 कॉमा 2 ऊपर इस लाइन के लिए, और बी टू वेक्टर नीचे क्या है आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप। अब आप फॉर्मूला लगाओ, वहां से लैम्डा की दो वैल्यूज निकाल के सम कर लेंगे इसका। डेफिनेट के 2 क्वेश्चन आए थे, है ना, डिफरेंशियल भी यहाँ से अपन ने देखा था, वैसा ही है, और ये फंक्शंस का जो अपने पास सवाल था, एक पीडीएफ और है, वो भी एक बार अपन चेक कर लेते हैं। तो तो ये वाला इंटीग्रेशन भी अपन देख चुके हैं, कॉमन टर्म्स के लिए अपन ने रिवीजन भी किया था सीरीज में, और ये वाले भी, हाँ, एरिया बाउंडेड अलग सा है इसके अंदर। एरिया किसका है, एक अपने अपने पास है एक्स वाई प्लस 4y बराबर 16 ऐसा, और दूसरा वाला अपने पास है x प्लस वाई बराबर 6। तो पहला वाला जो है ये शिफ्टेड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बेटा, ऐसा सेंटर इसका बस 0 0 नहीं है, -4 0 है, तो -4 इधर होता है ना, तो ये वाला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कुछ ऐसा बनेगा, और y बराबर 0 पे ये ऐसा, और बाकी फिर अपन इसके केस के अंदर तो यहाँ पर भी इन्होंने आई थिंक बनाया होगा ऐसा हाइपरबोला। तो एक्स वाई प्लस 4 था, तो y कॉमन ले लिया था अपन ने, y इंटू एक्स प्लस 4 की जो वैल्यू आ रही थी वो 16 आ रही थी, x 0 करोगे तो यहाँ पे y 4 आ जाएगा, और पीछे भी ऐसा ही जाएगा। दूसरी लाइन x प्लस वाई 6 है, x प्लस वाई 6 जो होगी अपने पास, वो इसको कट करती हुई कुछ ऐसे जाएगी, 6 0 और 0 6 पे। सॉल्व करके अपन ये पॉइंट निकाल के x के अलोंग इंटीग्रेट कर देते हैं, तो y की जगह अपन यहाँ पे रख देंगे पहले 6 माइनस एक्स, फिर अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की दोनों वैल्यू आ जाएगी अपने पास, 1 और 2, फिर ऊपर अपने पास लाइन होगी, और नीचे अपने पास हाइपरबोला होगा, और लिमिट लगा के इंटीग्रेशन कर लेंगे, सिंपल। तो एरिया अंडर द कर्व का एक क्वेश्चन कंसिस्टेंटली आता है अपने पास, है ना। आगे बढ़ते हैं, एसेंट्रिसिटी वाला कर चुके हैं, वेक्टर्स का कर लिया ट्रिपल प्रोडक्ट, डेफिनेट के इस बार क्वेश्चंस आए हैं, क्वाड्रेटिक, स्क्यू लाइंस को तो खैर छोड़ते ही नहीं ये लोग, और रिड्यूसिबल टू लीनियर था, है ना। नेक्स्ट पे आते हैं, सर्कल्स वाला भी अपन ने देख लिया, कंडीशन जो थी। अब इनका डेटा थोड़ा सा अलग है ना, तो यार अब मेमोरी बेस में थोड़ा पता नहीं चलता, इनके वाले में इक्वेशन भी सिंपल है, तो अपना वाला सर्कल अलग था, तो डेटा अलग अलग हो सकता है, अलग अलग पेपर में मुझे अलग अलग डेटा दिखता है, हाँ, इसीलिए ऑफिशियल पेपर्स का अपन वेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जैसे 5 पीपल 4 रूम वाला भी आ गया,
डिफरेंशियल वाला आ गया अपने पास, सेट वाला आ गया, और बेस थ्योरम वाला भी आ गया, नंबर ऑफ सोल्यूशन आ गए, फंक्शंस आ गए, है ना। हाँ, ये एक एक्स्ट्रा है, कंटिन्यूटी है ये बोल के डिफरेंशिएबिलिटी पूछ रहे हैं। तो ये सिंपल है यार, देखो कंटिन्यूटी कैसे करोगे आप, जीरो पे a माइनस बी कॉस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो जीरो पे एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टू के बराबर कर देंगे, और वन पे एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टू की वैल्यू टू एक्स प्लस वन के बराबर करके फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर देंगे। तो इसको अगर अपन यहाँ पे सॉल्व करें तो हमारे पास है a माइनस बी कॉस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो पहली चीज तो ये कि जीरो पे नीचे जीरो जा रहा है तो ऊपर भी जीरो जाना चाहिए, तो जीरो रखेंगे तो a माइनस बी बन रहा है, तो ये जीरो हो जाना चाहिए, तो a बराबर b है। सेकंड चीज, अब अपन यहाँ पे LH लगा लेते हैं, तो ऊपर चेन रूल से 2b साइन 2x आएगा, नीचे 2x आएगा, स्टैंडर्ड लिमिट से ये 2b हो जाएगा। और ये जो जीरो पे वैल्यू आ रही है ये एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टू की जो जीरो पे वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टू की क्या वैल्यू होगी, जीरो, टू, इसके बराबर है। तो ए आ गया और बी आ गया, दोनों वन वन आ जाएंगे। इसके बाद अगर नीचे देखें तो वन पे भी वैल्यू बराबर करते हैं, टू एक्स प्लस वन की वैल्यू अगर लें वन पे तो ये होती है थ्री, और इसकी वैल्यू वन पे लेंगे तो ये हो जाएगी आई थिंक थ्री प्लस सी, ये बराबर करेंगे तो सी जीरो आ जाएगा। तो अब हमारे पास फंक्शन तैयार है, वन माइनस कॉस टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू और टू एक्स प्लस वन। ठीक है, अब इनकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो जैसे वन पे इसका डिफरेंशिएशन टू आएगा, वन पे इसका डिफरेंशिएशन भी टू आएगा तो डिफरेंशिएबल है। ऐसे ही जीरो पे इसका डिफरेंशिएशन जीरो है, जीरो पे आप भी इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल सकते हो, है ना, क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर है, तो ये टू साइन एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर बन रहा है। तो अगर अपन जीरो पे इसकी लिमिट निकालें एफ ऑफ जीरो प्लस एच, है ना, और माइनस एफ ऑफ जीरो और अपॉन में एच, तो टू कॉमन आ जाएगा, है ना, साइन स्क्वायर एच माइनस एच स्क्वायर अपॉन एच क्यूब बनेगा। इसमें स्टैंडर्ड लिमिट लगाने से पहले आपको फैक्टर करने पड़ेंगे, तो एक साइन एच प्लस एच आएगा, एक साइन एच माइनस एच आएगा, और यहाँ पर आप साइन एच माइनस एच में सीरीज लगाएंगे बेटा। तो अब यहाँ पे एच चला जाएगा, एक एच साइन एच प्लस एच में काम आएगा और एच स्क्वायर इसको कट करेगा, तब भी एक एच बच जाएगा। तो आप इसको लिमिट से करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से, आप देखेंगे ये भी जीरो आ रहा है। तो डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूस भी है, कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है ना। और a प्लस बी प्लस सी प्लस एम जीरो प्लस वन प्लस वन प्लस जीरो टू आ जाएगा। तो ऐसे PYQ शीट DPP में से अच्छे सवाल हमने किए। तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार तो नहीं लगा, कुछ क्वेश्चंस लेंदी ज़रूर लगे, बट डुएबल क्वेश्चन थे। तो आई होप थोड़ा बेनिफिट मिला होगा 11th-12th के बच्चों को इस एनालिसिस से। एक शिफ्ट और बाकी है जो आई थिंक शाम तक मैं अपलोड करूंगा, फिर वेट करेंगे ऑफिशियल पेपर्स का, और फिर एक दो दिन में एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू चैनल पे बने रहने के लिए। वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आपके सजेशंस, और सब्सक्राइब करें चैनल अगर आप नए हैं चैनल पे तो। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द चैनल।